नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध एंड इस धम्मा, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के इस कालजयी रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस ग्रंथ की रचना मूल रूप से अंग्रेजी में की है, लेकिन हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस ग्रंथ का ये हिंदी अनुवाद। ये हिंदी अनुवाद किया है डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने। इस समय बुद्ध एंड इस धम्मा का, यानी कि बुद्ध और उनका धम्म का ये प्रथम कांड के पहले भाग का 15वां अध्याय चल रहा है। और हमने पिछली कड़ी में ये देखा कि राजकुमार सिद्धार्थ, जो कि शाक्य संघ के सदस्य हैं, और इन्होंने शाक्य संघ के उस निर्णय का विरोध किया है जिसमें शाक्य संघ ने यह निर्णय लिया कि कोलियों के साथ रोहिणी नदी के पानी के लिए युद्ध किया जाए, क्योंकि रोहिणी नदी का पानी इस वक्त सिंचाई के लिए लेने की जो बारी है वो शाक्यों की है और कोली इसके लिए नहीं मान रहे, तो इसके लिए युद्ध किया जाए। और सिद्धार्थ गौतम ने ये रास्ता सुझाया था कि नहीं, हमने बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके हमने ये निर्णय लेना चाहिए। बातचीत करने के लिए कोलियों की तरफ से 2 लोग, शाक्यों की ओर से 2 लोग, और ये 2 लोग मिलकर एक 5वां व्यक्ति नियुक्त करें और ये 5 लोग मिलकर इस विवाद को सुलझाए। लेकिन ये बात नहीं मानी गई और शाक्य सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम के लिए एक कड़ा रुख अख्तियार किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि या तो तुम्हें युद्ध में शामिल होना होगा या तो फिर एक शाक्य के रूप में शाक्य संघ पर और शाक्य समुदाय पर आई हुई इस आपत्ति में उनका साथ ना देने के कारण तुम्हें दंड भुगतना होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सेनापति को क्रोध आ गया और वो कहने लगा कि तुम्हारा ये भाषण, यानी कि राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का भाषण, तुम्हारा ये भाषण कौशल्य तुम्हारे किसी काम ना आएगा। तुम्हें संघ के बहुमत के सामने या तो सिर झुकाना होगा, और शायद तुम्हें इस बात का बहुत भरोसा है कि कौशल नरेश की अनुमति के बिना संघ अपनी आज्ञा की अवहेलना करने वाले को फांसी या देश से निकाला जाने की सजा नहीं दे सकता, और यदि इनमें से कोई भी एक दंड तुम्हें दे दिया जाए तो कौशल नरेश इसकी अनुमति नहीं देगा। फिर आगे वे कहते हैं, लेकिन याद रखो, संघ तुम्हें दूसरे अनेक तरीकों से दंडित कर सकता है। संघ तुम्हारे परिवार के सामाजिक बहिष्कार का निर्णय कर सकता है, और संघ तुम्हारे परिवार के खेतों को जब्त भी कर सकता है, और इसके लिए संघ को कौशल नरेश की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। शाक्य सेनापति ने राजकुमार सिद्धार्थ के उस निर्णय पर उन्हें दंड की एक अलग प्रक्रिया से अवगत कराया, जिसमें उन्होंने कहा, राजकुमार सिद्धार्थ ने, कि वे कोलियों से युद्ध के पक्ष में नहीं है और इस युद्ध के निर्णय में वे शाक्य संघ का साथ नहीं देंगे। तो उन्होंने अलग अलग दंड की जो स्थिति है वो उनको बताई। अब सिद्धार्थ ने समझ लिया कि यदि उसने कोलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने के प्रस्ताव का अपना विरोध जारी रखा तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, सिद्धार्थ ये समझ गए थे, और इसलिए वे 3 बातों में से एक का चुनाव कर सकते थे। तो एक का चुनाव मतलब पहली बात थी कि सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेना, ये तो पहला विकल्प था उनके पास। दूसरा विकल्प था फांसी पर लटकना या देश से निकाल दिया जाना स्वीकार करना, और तीसरा विकल्प था उनके पास कि अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो जाना। 3 विकल्प और 3 दंड के रूप में ये विकल्प आ रहे हैं। इनमें से एक विकल्प ये सिद्धार्थ गौतम के लिए है। अब देखिए कि पहली बात जो थी कि सेना में भर्ती होकर युद्ध में सम्मिलित हो जाना, युद्ध में भाग लेना, ये तो वे कतई मानने को तैयार नहीं थे, तो वो मान सकते नहीं थे। ये विकल्प तो छूट जाता है।
अब तीसरी बात जो है उसका तो वो विचार भी नहीं कर सकते थे कि उनके कारण उनके परिवार के सारे खेतों को जब्त कर लिया जाए और उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए उनके परिवार का। तो ये बात भी वो नहीं मान सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि दूसरी बात ये सर्वाधिक मान्य हो सकती है। दूसरी बात थी कि फांसी पर लटकना या फिर देश से निकाल दिया जाना स्वीकार करना। और इसके अनुसार सिद्धार्थ ने संघ को संबोधित किया कि कृपया मेरे परिवार को दंडित ना करें। बड़े स्पष्ट रूप से कहा उन्होंने कि कृपया मेरे परिवार को दंडित ना करें, सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट ना दे। उनका सामाजिक बहिष्कार करने की कोई जरूरत नहीं। उनके खेत जब्त करके उन्हें जीविका विहीन ना करें। वो कैसे जिएंगे अगर उनके खेत ही जब्त कर लिए जाएंगे? भले ही वे राजा है, लेकिन जब फसलें ही नहीं होगी तो खाएंगे क्या? उनका कहना था कि वे निर्दोष हैं, अपराधी तो मैं हूं, क्योंकि शाक्य संघ के इस निर्णय का विरोध उन्होंने किया है स्वयं, राजकुमार सिद्धार्थ ने। तो उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए अपराधी तो मैं हूं, तो मुझे दंड दे, मुझे अकेले ही अपने अपराध का दंड भोगने दे। मैं ही इस अपराध का भागी हूं और इसलिए दंड भी मुझे ही मिलना चाहिए। मैं ही इसे भोगूंगा, ये दंड मुझे भोगने दे। चाहे आप मुझे फांसी पर लटका दें और चाहे देश से निकाल दें, आप जो चाहे दंड दें, मैं खुशी से इसे स्वीकार कर लूंगा। और मैं इस बात का वचन देता हूं कि मैं इसकी शिकायत कौशल नरेश से कभी न करूंगा, क्योंकि सेनापति के सामने यह सबसे बड़ा सवाल था कि यदि कौशल नरेश को यह बात पता चलती है कि सिद्धार्थ को युद्ध का विरोध करने के कारण दंडित किया जा रहा है, तो यह बड़ी दिक्कत वाली बात है। और इसलिए सेनापति इस बात के लिए बड़े चिंतित थे और उन्होंने उनकी इस चिंता को दूर कर दिया। राजकुमार सिद्धार्थ ने उन्होंने कहा कि मैं इस बात का वचन देता हूं कि यह बात कौशल नरेश को कभी नहीं पता चलने दूंगा और ना ही इसकी कोई शिकायत करूंगा। लेकिन आप मुझे चाहे जो दंड दें, या तो आप मुझे फांसी पर लटका दें या फिर चाहे तो देश से निकाल दें। यहां से 16वां अध्याय शुरू होता है। सेनापति का कहना था कि तुम्हारी बात मानना कठिन है, तुम्हारी बात को नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि यदि तुम स्वेच्छा से भी मृत्यु अथवा देश निकाले का वर्ण करो, तुम स्वेच्छा से या तो मृत्यु स्वीकार लो या तो फिर देश से बाहर चले जाओ, तब भी कौशल नरेश को इसका पता लग ही जाएगा। कोई ना कोई जो खुफिया तंत्र होता है, वहां का कोई व्यक्ति कौशल नरेश को यह बात बता ही देगा। वह निश्चय पूर्वक इसी परिणाम पर पहुंचेगा कि शाक्य संघ ने ही यह दंड दिया होगा और वह शाक्य संघ के विरुद्ध कार्रवाई करेगा, क्योंकि उस वक्त कपिलवस्तु जो है वह कौशल नरेश के अधीन था और शाक्य राज्य को ये जो गण था इसे कौशल नरेश के अधीन रहकर कौशल नरेश के बहुत सारे बंधनों को स्वीकारना भी पड़ता था, क्योंकि कौशल नरेश उनकी अलग अलग तरीके से मदद भी करता था। यदि ये कठिनाई है, राजकुमार सिद्धार्थ कहते हैं, यदि यह कठिनाई है तो मैं आसानी से एक उपाय सुझा सकता हूं। तो सेनापति ने कहा, कौन सा? तो सिद्धार्थ गौतम ने उत्तर दिया, मैं परिव्राजक बन सकता हूं और देश के बाहर चला जा सकता हूं। यह भी तो एक प्रकार का देश निकाला ही है। यह एक नया सुझाव राजकुमार सिद्धार्थ की ओर से आया। तो सेनापति ने सोचा कि यह तो एक अच्छा सुझाव है, किंतु उसे इसके कार्य रूप में परिणत होने में संदेह था। उनको संदेह था कि यह कार्य रूप में कैसे परिणत होगा, यह कैसे बदलेगा, यह एक्चुअल एक्टिंग में कैसे आएगा। तो इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा कि बिना अपने माता पिता की और पत्नी की अनुज्ञा के तुम परिव्राजक कैसे बन सकते हो? क्योंकि परिव्राजक बनने के लिए तो यह बहुत जरूरी है कि अपने माता पिता की, पत्नी की अनुमति प्राप्त करो। यह निर्णय तुम अकेले कैसे ले सकते हो कि तुम परिव्राजक बनकर देश से बाहर चले जाओ? तो सिद्धार्थ ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह भरसक प्रयास करेगा अनुमति प्राप्त करने का। और फिर आगे कहा
कि मैं वचन देता हूं, मैं वचन देता हूं कि चाहे अनुमति मिले चाहे ना मिले, मैं तुरंत देश छोड़ दूंगा। यहां सिद्धार्थ गौतम का निश्चय हो गया है कि परिव्राजक बनना और देश से बाहर जाना। अब संघ को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव ही इस विकट समस्या का सर्वश्रेष्ठ समाधान है, तो संघ ने सिद्धार्थ की बात को स्वीकार कर लिया। अब सभा के सम्मुख जो कार्यक्रम था उसे समाप्त कर संघ को विसर्जित करने के सिवाय अब दूसरा कोई कारण नहीं था। लेकिन इसी बीच एक शाक्य तरुण खड़ा हुआ। उसी संघ का वो भी सदस्य था, शाक्य संघ का, और ये युवक वहां पर खड़ा हुआ और उसने खड़े होकर कहा, शाक्य संघ से, सेनापति से निवेदन किया कि कृपया आप मेरी बात सुने, मैं कुछ महत्व की सूचना देना चाहता हूं। यह महत्व की सूचना शाक्य संघ की सभा में तब आई जब राजकुमार सिद्धार्थ का परिव्राजक बनना निश्चय कर चुका है और शाक्य सेनापति इस बात के लिए मान चुके हैं कि भाई परिव्राजक बनने से उन पर भी कोई दोष नहीं लगेगा कि उन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ को देश से निकलवा दिया और उनका काम भी बन जाएगा। वो युद्ध के लिए बिल्कुल तत्पर हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। अब यहां इस युवक ने किस तरह का निवेदन अपने शाक्य संघ के समक्ष रखा, इस बात को आगे बढ़ाएंगे अगली कड़ी में। यहां रुकना होगा क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। हम आपको बता दें कि इस समय हम लोग बुद्ध एंड हिज धम्मा, ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जो कालजयी रचना है, इस रचना का हिंदी अनुवाद जो डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने किया है, उसे हम आप तक पहुंचाने का ये प्रयास कर रहे हैं। और इस कड़ी में यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल पुनः आपसे भेंट होगी और तब हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।